नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसके हम 25 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में 26वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तथा आपका भी सपना है वर्दी पाना, तो इन 50 में से कम आपको 40 प्लस का टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की और पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ये जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और साथ ही ये जीके का आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो जैन धर्म आपके मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। और इसी के समय में ही 300 BC में, कब 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता? दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति द्वारा की गई। यह नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जैन धर्म की शुरुआत आपके ऋषभ देव, जिसे प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता, उनके द्वारा की गई थी। जबकि बौद्ध धर्म की शुरुआत आपके गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत तो एक क्षत्रिय जाति द्वारा की गई थी, परंतु जैन धर्म की शुरुआत एक क्षत्रिय जाति द्वारा नहीं की गई। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये दोनों पर लागू नहीं होगा। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे, यह भी सही है। दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया, यह भी सही है। परंतु ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो आपके रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी तीनों ही बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और मगध भी किस राज्य में स्थित है? मगध भी बिहार में है। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन? तो राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार करने वाला शासक कौन था? खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट के राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया, सूरजमल, चूड़ामन, राजाराम या बदन सिंह? तो जाटों को संगठित करने का कार्य किन्होंने किया था? चूड़ामन जाट ने किया था। सूरजमल को तो जाटों के अफलातून के नाम से जाना जाता है या जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भरतपुर दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है कहाँ पर? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब या पटना साहिब? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपके पटना में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत इनमें से किस युद्ध से की जा सकती है? यदि पहली सफलता की बात करें तो वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। परंतु राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो वो 1757 का युद्ध। 1757 का कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। वांडीवास के युद्ध के तहत तो 1761 में, कब? 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का पतन किया था। और पानीपत के युद्धों के बारे में आप सभी जानते हो। पानीपत का प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761 में हुआ था। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था? सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, नफीसा अली या लक्ष्मी सहगल? तो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था भारत में? लक्ष्मी सहगल थी। परंतु राष्ट्रपति बनने वाली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी।
अमीर खुसरो किसके दरबार के विख्यात कवि थे? अकबर, शाहजहां, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? तो अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो किसने जमीन दी थी स्वर्ण मंदिर के लिए पंजाब के अमृतसर में? अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सत्यमेव जयते कहाँ का है? अशोक पिल्लई का, भगवत गीता का, मुंडक उपनिषद का या ऋग्वेद का? तो सत्यमेव जयते आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हुमायूं का जन्म सन 1508 में कहाँ हुआ था? आगरा, बदख्शान, काबुल या लाहौर? तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चालुक्यों ने, चोलों ने, पांड्यों ने या शंकराचार्य ने? तो तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? बाणभट्ट, मनु, पाणिनि या शंकराचार्य? तो हिंदू नियम का महान प्रदाता आपके मनु को कहा जाता है और मनु की स्मृति आज तक की ज्ञात सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध मौर्य काल में हुआ था और कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। और मौर्य वंश का राजा कौन था उस समय? अशोक महान था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो आप सभी को ज्ञात है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होगा? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पानी की स्थायी कठोरता इनमें से किसे डालते हुए दूर की जा सकती है? पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या वाशिंग सोडा? तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए PP का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं या फिर लाल दवा भी कहते हैं। जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है KMnO3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? केंचुआ, जीवाणु, फंजाई या प्रोटोजोआ? तो नाइट्रोजन का परिसंचरण आपके जीवाणुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? इस्पात, ढलवां लोहा, कच्चा लोहा या पिटवां लोहा? तो लोहे का शुद्धतम रूप आपके पिटवां लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पीतल हवा में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन? तो पीतल आपके ऑक्सीजन के कारण बदरंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं? उदात्तीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उदात्तीकरण। 1 माइक्रोन इनमें से किसके बराबर होगा? तो मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर 1 माइक्रोन होगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मिलीमीटर का 1/1000वां हिस्सा। बार किसकी इकाई है? उष्मा, तापमान, धारा या वायुमंडलीय दाब? तो बार है आपके वायुमंडलीय दाब की इकाई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी या हम कहते हैं ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? क्या कारण है उसका? क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है, या फिर दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं, या फिर दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायुओं द्वारा संयोजित रहते हैं अतएव मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचारण करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कारण होगा कि एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो दोनों नेत्र क्या करते हैं? एक साथ अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार पर, गर्म तार में या अर्ध तार में या गर्म हुए ठंडे तार में? तो स्विच आपके ठंडे
गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विद्युत बल्ब के भीतर कौन रहता है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, ऑर्गन गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। डायनेमो में कार्य का सिद्धांत आधारित है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है डायनेमो? आपके धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर? तो आपका डायनेमो है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया कि किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है। किस लिए उपयोग किया जाता है फ्यूज तार का? ऊष्मा शक्ति को कम करने में, वोल्टेज को नियंत्रित करने में या अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने में या आवश्यकता अनुसार धारा को कम अथवा अधिक बनाए रखने में? तो विद्युत फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? अतिरिक्त धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी विद्युत मोटर की प्रारंभिक धारा उसकी समान गति पर आ जाने पर प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होगी? समान होगी, बिल्कुल समान होगी या उससे कम होगी या उससे बहुत अधिक होगी? तो मोटर की प्रारंभिक धारा उसकी सामान्य गति पर आ जाने पर प्रवाहित होने वाली धारा की अपेक्षा बहुत अधिक होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जब उसका रंग कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, नारंगी या पीला? तो सफ़ेद रंग होने पर क्या होता है? तंतु का ताप अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं चालक पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए? संघनित्र विद्युत दर या स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी या फिर वोल्ट मीटर? तो किसका प्रयोग करते हैं? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश होता है। नियत चर कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है या विसर्जन नली में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है? तो कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश नियत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में आपके 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टंगस्टन पिघलता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से? तो 80 का क्या करना है आपको? 30% निकालना है। तो 80 का 30% और प्रतिशत निकालना है तो बट्टे 100। इसमें से घटाना है किसका? 25 का कौन सा हिस्सा? 4/5 हिस्सा। संबंध का के की का संबंध आता है तो क्या करते हैं? गुणा करवाते हैं। संबंध कारक होता है हिंदी के रूप में देखें तो। हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 माइनस क्या हो जाएगा? 5 के पहाड़े से 25 5 बार और 5 के 20। 24 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 4 अधिक है 80 का 30% 25 के 4/5 हिस्से से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत, तो लाभ कितना कर लेता है? वो 100 ग्राम का लाभ कर लेता है और इस्तेमाल कितने का करता है? 900 ग्राम देता है, ठीक है। गुणा क्या करना है हमें? प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करवा देंगे। 2 0 से 2 0 काट देंगे, ठीक है। 1/9 इंटू 100, 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 11 बार जाएगा। एक शेषफल बचेगा बट्टे 9%। तो 11 सही 1/9% का लाभ होगा उसे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 36 संतरों को बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। मान लो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक संतरे का विक्रय मूल्य होता है, मान लिया कि 1 रुपये है, ठीक है। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपये, 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपये। अब ये बोल रहा है कि 36 संतरों को यदि वो बेचता है तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो उसे प्राप्त कितने हुए? 36 संतरों को बेचेगा तो 36 रुपये प्राप्त हुआ और 4 रुपये का ये बोल रहा है कि नुकसान होता है।
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य। नुकसान हुआ 4 रुपये का। तो हानि प्रतिशत का सूत्र हानि बटा क्रय मूल्य, तो 4/40 गुणा क्या कर देंगे 100। 4 के पहाड़े से 1 बार, 4 के पहाड़े से 40 10 बार, और 100 में 10 का भाग 10 बार जाएगा, तो 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है, भोजन कितने दिन चल पाएगा। वही फॉर्मूला MWT का, MWT मैन वर्क टाइम। मैन कितने आदमी कितने हैं 500 आदमी है पहले। टाइम वर्क कितना, छावनी कितनी है एक छावनी है, कितने दिन का है 24 दिनों का है। नीचे क्या किया है 300 व्यक्ति और आ गए, 500 पहले थे 300 और आ गए, तो कितने हो गए 800 हो गए। छावनी वही एक की एक। अब दिन हमें ज्ञात करना है कि कितने दिन चल पाएगा। ठीक है, तो टाइम लिख सकते हैं, दिन का डी लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बताया गया है कि वी शेप में गुणा करवाना है, जो बच्चे उसका भाग देना है। तो वी शेप की बात करें तो 500 को 1 से गुणा करवाना, 500 एकम 500, और 500 को 24 से गुणा करवाना है, और जो बच गए 800 का भाग देना है। ठीक है, तो 500 × 24 बट्टे क्या करना है 800। 1 से 800 को गुणा करेंगे तो 800 ही आएगा। 500 × 24 बट्टे 800, तो क्या आ जाएंगे दिन आ जाएंगे 2 0 से 2 0। 8 एकम 8, 8 3 24, 3 बार भाग जाएगा 24 में, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने दिन और चलेगा 15 दिनों तक और चलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो ट्रेन की गति दी गई है, कुल दूरी दी गई है 210 मीटर, क्योंकि सिग्नल पोल को पार कर रही है तो वही दूरी होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी में किसका भाग देंगे चाल का भाग देंगे तो समय निकल कर आएगा, परंतु ये चाल किस में दी गई है, यह किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, जबकि हमारा समय तो सेकंड में आएगा, और जो ट्रेन की दूरी दी गई है वो भी मीटर में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसके विपरीत में 18/5 से गुणा करवा देंगे। यदि हम ऐसे लिखते 63 ऊपर लिखते तो हम किससे गुणा करवाते 5/18 से करवाते, परंतु 63 नीचे है तो इसका उल्टा कर दो 18/5। अब क्या करेंगे हम, 9 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 9 के पहाड़े से 18 2 बार कटेगा, और 63 कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। ठीक है, 7 के पहाड़े से 21 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये कट जाएगा 30 बार। 5 के पहाड़े से 30 कट जाएगा 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने समय में पार कर जाएगी 12 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो धारा की रफ्तार क्या है। तो आपको बताया गया है कि जब अनुकूल चाल दी गई है, प्रतिकूल दी गई है, धारा की रफ्तार पूछे तो हम क्या करते हैं x - y/2, और शांत जल में नाव की चाल पूछे तो क्या करते हैं x + y/2, जहाँ पे x क्या हो जाएगा अनुकूल, y हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धारा की चाल पूछी है तो x - y 15.5 - 8.5 बट्टे क्या कर देंगे 2 का भाग देंगे। 15.5 में से 8.5 घटाएंगे तो 7/2, और 7 में 2 का भाग देंगे तो धारा की चाल कितनी आएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग आपको बार बार बताया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, और आपको ट्रिक भी बताई गई है। 1 से 100 तक का योग पूछे तो आपको याद रखना है 50 और 50 कितना होता है 100 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 5050। ठीक है, और सूत्र से ज्ञात करो तो आपको सूत्र भी बताया गया है कि n × n + 1/2, n क्या आ जाएगा 100 × 100 + 1 कितना आ जाएगा 101/2, और 2 से 100 50 बार कटेगा, 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 5050 आएगा। नेक्स्ट,
एक आयताकार जमीन की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/1/2 गुणी है। यदि जमीन का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए, यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4/1/2 यही होगी। ठीक है, 2 4 दूनी 8 और 1 कितनी हो जाएगी, 9/2 कह सकते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे हम क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो 9/2 बराबर क्या आएगा, 200। और आपको बताया गया है कि यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल यदि दिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम कैलकुलेशन करेंगे तो बाद में उसका वर्गमूल जरूर करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर में दिया गया होता है। ठीक है, तो हम इसे विपरीत करेंगे, इससे गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200, और गुणा में बदल देंगे तो 9/2 का किस में बदल जाएगा, 2/9 में, क्योंकि 9 ऊपर है नीचे चला जाएगा, 2 नीचे है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 400/9। और इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल करना है, क्योंकि यदि इसे हम अक्ष मानेंगे तो ये एक अक्ष हो जाएगा, ये 9/2 अक्ष हो जाएगा, और गुणा करके अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हटाने के लिए ही हम वर्गमूल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 400 किसका वर्ग है, 400 आपके हो जाएंगे 20 का वर्ग बट्टे 9 किसका वर्ग है, सभी को पता 3 का वर्ग है। तो इसकी चौड़ाई आ गई कितनी, 1 का मान आ गया 20/3। ठीक है, 1 का मान 20/3 आ गया, और लंबाई क्या है इसकी, 9/2 गुणी है, या 4/1/2 गुणी है। तो हम इसे सरल कर लेंगे, 2 के पहाड़े से ये 10 बार, 3 के पहाड़े से 9 3 बार, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक सेना का सेनापति 36,562 सैनिकों के साथ एक पूर्ण वर्ग तैयार करने की इच्छा रखता है। इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए तो कितने सैनिक बच। ऐसी स्थिति में जब वह पूर्ण वर्ग पंक्तिबद्ध खड़ा करता है, या फिर सैनिक बच जाते हैं या अधिक रह जाते हैं या कम पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही नियम होना चाहिए, वो क्या, भाग विधि से वर्गमूल। और भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपको सिखाया भी गया है, और आज पुनः सीख लो किस प्रकार निकालना है। 36,562 है, और वर्गमूल निकालते समय इस तरफ से 2 के जोड़े बनाना, 2 के जोड़े, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 उतारा, 2 का जोड़ा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, वर्गमूल के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। कितने होते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 4 तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 का उठाते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, आपको बताया गया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर प्लस लगा कर 1, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा कर 1। ये आप सभी को आना चाहिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। अब आपको आगे वाली एक संख्या न उठाकर क्या करना है, ये पूरा जोड़ा उठाना है, अर्थात हम कितने उठाएंगे, 65 उठाएंगे। 2 में ऐसी संख्या रखनी है जिससे उसी से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 265 के लगभग आना चाहिए। किस प्रकार, जैसे 2 में 1 रखा, 1 से गुणा करवाओ 21 एकम 21, 2 में 2 रखा, 2 से गुणा करवाओ 22 दूने 44, इस प्रकार रखना। तो 2 में हम बड़ी संख्या रखते हैं, कोई 2 में 9 रख के देखते हैं। ठीक है, 9 रखेंगे, 9 से बड़ी तो रख नहीं सकते, तो 29 हो गया, और 29 को 9 से गुणा करवाएंगे कितने हो जाएंगे, 99, 81 के 1, 9 दूने 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26, 261। ये लगभग आता है, ये 265 है, ये 261 है, तो 9 बार यहाँ पे 9 उतारो, यहाँ पे 9 उतारे और 9 रखे, हमें पता है, और प्लस का निशान लगना चाहिए, और गुणा करवाए कितने आए, 261 आए। घटाना है 265 में से 261 कितने बचे, 4, 29 और 9 कितने हो गए, 38, आगे उतार दो आपके 62। अब 38 में कितने उतारेंगे, 38 में 1 ही उतार के देखते हैं, कितने हो गए, 381, 381 को 1 से गुणा करेंगे तो 381 आएंगे, 2 उतारेंगे ज़्यादा हो जाएंगे, कितने ज़्यादा होंगे, 382, और 382 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 700 समथिंग आ जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1 उतारते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 381। ठीक है, 462 में से 381 घटाएंगे हम, और घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 81 बचेंगे। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो ये 81 सैनिक बच जाएंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि
10, 40, 25, 20, 35 एवं अक्ष का औसत 25 है तो अक्ष का मान क्या होगा। औसत का सूत्र सभी को पता, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग का मतलब सभी को जोड़ना है, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस अक्ष बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बराबर आना चाहिए आपके 25। अब ये 6 भाग में है, पक्षांतरण कर देंगे तो किस में चला जाएगा, गुणा में, और इन्हें जोड़ लो। 40 और 10 50 और 25 75 और 20 95 और 35 कितने हो जाएंगे, 130 प्लस आपका हो गया एक अक्ष बराबर 25 छक्के 150। ठीक है, अब 130 यहाँ पे अक्ष के प्लस में है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो 150 में से 130 घटाएंगे तो अक्ष का मान आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 लड़के और उनके एक शिक्षक की उम्र 15 वर्ष है। 24 तो लड़के और एक उनका शिक्षक, कितने हो गए 25, और 25 का औसत कितना है 15, तो कुल कितना हो जाएगा, 25 को 15 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 25 पंजे 125 और 25 और 12 37 375, कुल योग आ गया उम्र का 375। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो शिक्षक को निकाल देंगे, 25 में से शिक्षक को निकाल देंगे तो 24 लड़के बच जाएंगे केवल। उम्र 1 वर्ष कम हो जाएगी, 15 में से 1 कम हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो कितना योग कितना आ जाएगा, 24 को 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके कितने आ जाएंगे, 14 चौके आ जाएंगे आपके 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 दूने कितने आते हैं 28, 28 और 5 33, कितने आ गए 375 में से 336 को घटाना, कितना बचा 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगी, शिक्षक की उम्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 का अंतर 50 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या मान ली 1 है तो 3/8, 1 से गुणा करेंगे 3/8 आएगा, माइनस 2/7 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 50। अक्ष मानो चाहे 1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 8 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 8 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 3 21, 7 का भाग 8 बार और 8 दूने 16, 21 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5/56 बराबर कितना है, बराबर 50 है। अब जो संख्या ऊपर है वो नीचे चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। तो 56 क्या है, 56 दिया गया है आपका नीचे हर में तो ऊपर चला जाएगा, और 5 अंश में है तो हर में चली जाएगी। ठीक है, और 5 से 50 कितनी बार कटेगा 10 बार, 56 से 10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वह संख्या होगी 560। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि किसी संख्या के 16% का 40% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। वही नियम अपनाना है, संख्या में एक माननी है, 16% का मतलब 16/100 और 40% का उसका 40% का मतलब 40/100 और बराबर दिया गया है 8। ठीक है, संख्या निकल कर आ जाएगी। किस प्रकार आएगी, देखिए 4 से ये 10 बार कटेगा, ये 25 बार, 4 से ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 25 बार। गुणा करवा लो, 4 को 10 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 40, 25 को 25 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 625 बराबर 8। वही नियम, जो ऊपर है नीचे चली जाएगी, जो नीचे है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर कौन सी है 40 है तो नीचे हर में चली जाएगी, नीचे हर में 625 है तो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 बार कट जाएगा, 5 का भाग 625 में कितनी बार जाएगा 125 बार, तो वह संख्या क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुछ भी मानना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसी ही कैलकुलेशन कर देनी है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। मान लो पिता की उम्र 3 है तो मोहन की उम्र 1 है, यही नियम होगा। ठीक है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, यह अनुपात हो गया, योग हो गया 60 वर्ष। ठीक है, तो मोहन की उम्र क्या होगी, अनुपातों का योग कितना होगा 3 और 1 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4 बराबर 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 15 बार। मोहन की उम्र 15 हो जाएगी, पिता की कितनी हो जाएगी 3, यानी 15 3 45, दोनों का योग 60 हो रहा है, 1/3 भी है, तो मोहन की उम्र 15 वर्ष हो गई, पिता की पूछता तो 45 वर्ष हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
दो संख्याओं का HCF 7 है, LCM 210 है। ये पिछले पेपर का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, पिछले पेपर में सेम यही क्वेश्चन पूछा था। और आपको बताया भी था कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और यदि LCM और HCF दोनों दिया गया है तो दोनों को आपस में क्या करवाना, गुणा करवाना है, और जो एक संख्या दी गई है उसका भाग देना है, तो दूसरी संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 3 सत्ते 21, 30 बार। 7 के पहाड़े से ये 5 बार, ठीक है। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से ये 6 बार कटेगा, और 6 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 सत्ते 42। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, 42 आएगी। तो यह थे 26वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीके में हिस्ट्री से इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत अच्छा पेपर था। और आगे 27वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक क्या होती रहे, पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।